प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कहा, डबल इंजन की सरकार से किसानों, गरीबों और युवाओं को हुआ लाभ। बढ़ते तापमान से गेहूं की फसल पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर करनाल में हुई 5 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल की विशेष बैठक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू। 6,32,000 से ज्यादा विद्यार्थी लेंगे हिस्सा। और 1 से 4 मार्च तक G20 समूह के होने वाली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर गुरुग्राम में भारी उत्साह। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 450 करोड़ लागत से कमल के आकार में बने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा भव्य और सुंदर है। इस पर हमें राज्य की परंपरा और तकनीक दोनों के दर्शन होते हैं। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि इस इलाके के युवाओं के सपनों की नई यात्रा है। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटक का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना, तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और कर्नाटक की डबल इंजन सरकार ने विकास के कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे गरीबों, किसानों, युवा पीढ़ी, महिलाओं और बहनों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री आज अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान 2 रेलवे परियोजनाओं और रेलवे कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखेंगे। बढ़ते तापमान के चलते गेहूं की फसल पर इसका प्रभाव जानने और वर्तमान स्थिति पर विचार के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने आज करनाल में बैठक की। राष्ट्रीय गेहूं एवं अनुसंधान संस्थान में आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों के कृषि अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉक्टर पी.के. सिंह ने की। इस दौरान डॉक्टर पी.के. सिंह ने बताया कि दिन का तापमान थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रात का तापमान कम है, इसलिए गेहूं की फसल पर असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा और पंजाब में 50% ऐसी किस्मों की बिजाई की गई है जिन पर गर्मी का असर नहीं होता। वैज्ञानिकों ने गेहूं की फसल का भी जायजा लिया। जो 5 बड़े राज्य जहां गेहूं की खेती ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उनके अधिकारियों के साथ और आईएमडी के अधिकारियों के साथ सभी को यहाँ पे तकनीकी सत्र बुला के कि अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए और किस तरीके से किसानों तक समय से और जल्दी से जल्दी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जा सके। वैसे इस बार क्योंकि ज़्यादातर फसल गेहूं की समय से बोई जा चुकी थी और कम से कम 50% से ज़्यादा ऐसी किस्में बोई गई हैं जिनके ऊपर मौसम परिवर्तन का उतना असर नहीं है, कि वो सब क्लाइमेट स्मार्ट किस्में हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान होने की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी एक जागरूकता के तहत ये काम किया जा रहा है। इस दौरान गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हम 10 साल से जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे हैं और ऐसी अनेक किस्में तैयार की हैं जो अधिक गर्मी को सहन करने में सक्षम हैं। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि किसान खेतों में जरूरत अनुसार नमी बनाए रखें। गेहूं की फसल अभी हेल्दी है और अच्छी ग्रोथ है, तो पैदावार भी अच्छी ही होगी। अगर थोड़ा बहुत तापक्रम में ऊंच नीच होती है तो गेहूं की फसल उसको अपने आप मॉड्यूलेट कर लेगी। DBW 187, DBW 303, PBW 826 जो नई 3 किस्में हैं, ये तीनों क्लाइमेट रेजिलिएंट है। मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में करीब 40 से 45% जो गेहूं का रकबा है वो जलवायु अनुकूल प्रजातियों के अंतर्गत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इन परीक्षाओं में कुल 1475 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं व 12वीं कक्षा के 6,32,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
परीक्षाओं का संचालन दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक किया जा रहा है। पहले दिन कक्षा बोर्ड की विभिन्न वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं शुरू हुई। बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर संचालन का मुआयना किया। दौरे के बाद बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी परीक्षार्थी अपने साल भर की तैयारी की बदौलत बेहतर परिणाम के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड इतिहास में पहली बार परीक्षाओं में क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करवाया जा सके। बता पाएंगे कि वो किस सेंटर से लीक हुआ है और किस विद्यार्थी का वो प्रश्न पत्र था। तो इस तरह से ही जो इन्विजिलेटर है और सेंटर सुपरिटेंडेंट वो जिम्मेवार होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। से तीसरी आंख की नज़र बनी हुई है और एक हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हमने हेडक्वार्टर में इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा 6 जगह हमने अपने कंट्रोल रूम्स और इस्टेब्लिश किए। पल पल की खबर हमें रहेगी। नकल से दूर रहें और इस बात को ध्यान में रखें कि नकल बनाए जीवन नकली, नकल रहित जीवन है असली। अगर सफल होना है जीवन के अंदर तो नकल रहित जीवन जीने का प्रयास करें। इस मौके पर भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि जिले में 78 सेंटर बनाए गए हैं। पहली बार प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड लगाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी या सेंटर पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर भेजेगा, उसको लीक करने वाले का पता तुरंत लग पाएगा। क्यूआर कोड लगाया है बोर्ड ने, उसका फायदा मिलेगा। पेपर जो आउट होते थे पहले, इस बात का पता ही नहीं लगता था कि किस सेंटर से पेपर आउट हुआ है किसी दूसरे जिले में, और जो कार्रवाई है वो दूसरे जिले में हो रही है। तो अब यहाँ क्यूआर कोड से ये पता लग जाएगा किस सेंटर से किस स्टूडेंट से पेपर लीक हुआ है। परीक्षा देने पहुंची छात्राओं ने कहा कि उन्होंने परीक्षा को लेकर वर्ष भर पूरी तैयारी की। नकल रहित परीक्षाएं करवाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उससे साल भर मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को फायदा होगा। इसके लिए छात्राओं ने बोर्ड का आभार भी जताया। नकल का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, बस थोड़े मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और तो कुछ नहीं बस। और वैसे भी ये कौन सी लाइफ की आखिरी परीक्षा है, अभी तो आगे बहुत परीक्षाएं देनी है और उसमें शायद नकल लगे ना लगे, इसलिए यही सही है कि नकल ना ही करें। अब की बार हमारे एजुकेशन बोर्ड ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अलग अलग कोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। साथ के साथ इससे हम नकल भी नहीं कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हम खुद मतलब ऑक्यूपाई कर सकते हैं। गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक G20 को लेकर होने वाली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के चारों ओर होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टरों पर G20 से संबंधित संदेश व स्लोगन देखे जा सकते हैं। G20 लोगों के साथ स्वागत संदेश हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि गुरुग्राम में जनसंपर्क विभाग के 40 विभागीय होर्डिंग्स पर 44 रोडवेज बसों, नगर निगम के 142 यूनिपोल के अलावा सिटी बसों के 275 बस क्यू शेल्टरों पर ब्रांडिंग की गई है। इस G20 आयोजन के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। रविवार सुबह राहगिरी और रन फॉर G20 का भी आयोजन किया गया। इससे पहले IIM रोहतक और हरियाणा विदेश सहयोग विभाग ने गुरुग्राम में संयुक्त रूप से G20 शिखर सम्मेलन विषय पर गोष्ठी भी आयोजित की थी। उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम में 39 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। वे अपने देशों में किए गए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे उनके देशों में अपनाई जा रही गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने आज अंतिम छोर तक पहुंच कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार बजट पर चर्चा को लेकर एक कदम और आगे गई है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद सभी हितधारकों के साथ मंथन की नई परंपरा शुरू की है। केंद्र की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। चाहे रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो या ई संजीवनी योजना। प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पारदर्शिता बरती जाए और प्रौद्योगिकी के उपयोग से योजनाओं को समय पर लागू किया जाए। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। पीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन, संवेदनशील शासन व जन सामान्य को समर्पित शासन अनिवार्य शर्त है। हम जितना गुड गवर्नेंस पर काम करेंगे उतना ही अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे। सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज करनाल की फूसगढ़ स्थित गौशाला में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौवंश की हत्या के मामले में पुलिस की जांच चल रही है। जांच के सामने आए तथ्यों के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। इस संबंध में पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने गौवंश की देखभाल को लेकर जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौवंश के चारे की पूरी व्यवस्था की जाए, इसके साथ साथ इनके स्वास्थ्य की जांच भी हो। उन्होंने गौशाला की चारदीवारी को लेकर भी नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस गौशाला में पिछले दिनों में और कुछ शरारती तत्वों ने इनके चारे में कोई जहरीला पदार्थ देकर के खिलाया है। सल्फास खिलाई गई है और बाद में उन लोगों को पकड़ा भी गया है। 4 लोग पकड़ लिए हैं, 3 जो है अभी और बकाया है भागे हुए, जिनको अभी पकड़ना शेष है। साइड की जो चारदीवारी है उससे वो कूद करके आए हैं लोग, और इसमें कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग मृत पशुओं का और व्यापार करते हैं उन लोगों की मिलीभगत से ये सब हुआ होगा। फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पहले सीबीआई करती है, ठीक ही करती है। अगर इस प्रकार का कोई उनके को गिरफ्तार किया गया है तो जरूर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए होंगे, और जो दोषी होगा उसको हमारे इस शासन में, सरकार में कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए सीबीआई ने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से दोषी सिद्ध होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई। वहीं पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना की ज्योतिपुंज गौशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौशाला आयोग के बजट को इस वर्ष 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही प्रदेश की गौशालाओं को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों में गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पंचकुला के लघु सचिवालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वस्थ तन स्वस्थ घर टैगलाइन के साथ स्तन कैंसर पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का शुभारंभ उपायुक्त महावीर कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर के किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी का यदि समय पर पता लग लिया जाए तो उसका इलाज संभव है। इस दौरान डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मोनिका ने महिलाओं को स्तन कैंसर के लक्षण और इलाज इत्यादि के बारे में जानकारी दी। महिलाओं को समय समय पर मैमोग्राफी करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया है वे आगे जाकर 10 महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में जागरूक करेंगी। कि मेरी मैक्सिमम महिलाएं, मेरी फ्रेंड्स फीमेल्स जो कि वर्किंग क्लास है या हाउसवाइफ्स हैं, उनको पता हो कि स्तन में अगर ब्रेस्ट में गांठ है, नोड्यूल है, लंप है, पेन है, कोई निप्पल से फ्लूइड निकल रहा है, दे शुड बी अवेयर ऑफ साइन एंड सिम्टम, ताकि वो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। आपका अपना एनुअल एक मैमोग्राम टेस्ट ज़रूर करवाइए 35 इयर्स के बाद। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि मैंने आज की वर्कशॉप में सारी फीमेल्स, अबाउट आई थिंक 250 फीमेल्स 260 फीमेल्स आई हुई थी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट की पंजाबी लेक्चरर निशा रानी ने बताया कि छात्राओं और 20 महिला शिक्षकों को स्तन कैंसर से बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। मेरे स्कूल में लगभग 200-250 गर्ल्स हैं और 20 टीचर भी हैं, लेडी टीचर। मैं उन सभी को जाकर बताऊंगी
ताकि वो आगे जाकर अपनी मदर्स का, अपनी बुआ का, सबका वो सेल्फ टेस्ट करवाएं, ताकि हम इस जो मुहिम मैम मोनिका ने चलाई है हम उसमें उनका साथ दे सकें और हमारे इस पंचकुला से और हरियाणा से हम इस ब्रेस्ट कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकें। स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं ने बताया कि जब भी स्तन से संबंधित कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज चल रहा है। मैं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हूँ। मेरे को पहले पता चला मतलब कि मेरी ब्रेस्ट में मतलब दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद उसमें गांठ सी मतलब कि मेरे को महसूस दिखाई दी। गांठ होने पर मतलब कि हमने जड़वाया वगैरह। जड़वाने के चक्कर में 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए मैम। फिर हमने मतलब कि डॉक्टर के पास गए पीजीआई में उन्होंने मेरा मेमोग्राफी की के बाद मेरे 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई मैम। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आके फिर उन्होंने पीजीआई वालों ने मेरा अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।